हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ की जनजाति की शुरुआत कर रहे हैं। ये भाग 1 होगा। इस वीडियो के अंदर जो छत्तीसगढ़ की जनजाति का जो पार्ट है, जो कि छत्तीसगढ़ के स्टेट के अंदर होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस टॉपिक से लेकर आए हैं। चाहे आप CGPSC का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर CG व्यापम का दे रहे हों या फिर SI RI पटवारी, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी 10 क्वेश्चन जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हैं ही, और ये एकदम नए टाइप के हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए कि पिछले साल में क्या पूछा जा रहा है, उस सारे चीज़ों को देखते हुए मैं खुद के द्वारा मैं 10 क्वेश्चन को तैयार किया हूँ। ठीक है, ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चन में से 10 में से 10 हो, एटलीस्ट 9 भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते हैं और आपका आंसर अगर सही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पोर्शन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति वाला पोर्शन है, वो आपका एकदम से रेडी है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है ना, फिर से एक बार बता दूं कि इस टेस्ट को आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद आंसर दें, इसके बाद इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को आपको समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि भारतीय संविधान में जनजाति संबंधी उल्लेखों पर विचार करें। मतलब भारत के संविधान में जनजातियों संबंधित क्या क्या उल्लेख दिए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए, उससे संबंधित हमारे पास ये 3 कथन दिया हुआ है। ये तीनों कथन में से देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इसके बाद सही कथनों की पहचान कर उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, मतलब ये तीनों कथनों में हमको सही कथन की पहचान करना है। इसके बाद सही उत्तर को देखते हुए हमको बताना है कि क्या क्या इसमें सही है। कुछ तो पहला कथन क्या है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 342 में है। दूसरा क्या है, संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य का 42 जनजातियों का उल्लेख है। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस राज्य की जनजातियों की सूची है। इसमें से कौन कौन सा सही है, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद आंसर इसका खुद देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। तो इसका जो पहला कथन है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 42 में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि जो अनुच्छेद 42 है वो 36 मतलब जो पूरा देश में जितने भी जनजातियां हैं उनके बारे में ये जो है वर्णन करता है, ये अनुच्छेद 342। अगर ये देखेंगे तो जो भारतीय संविधान का जो भाग संख्या, ठीक है, जो भाग 16 है, ठीक है, भाग 16 में इसका वर्णन है। भाग 16 में हमको पता है कि 324 से लेके 342 तक का आर्टिकल इसमें शामिल है। कहाँ से, अनुच्छेद 324 से लेके 342 तक का वर्णन है। तो उसमें जो 342 नंबर का अनुच्छेद है उसमें इन जनजातियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा, संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य के 42 जनजातियों का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, धारा 20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियां हैं। ठीक है, और इस 42 जनजातियों के अंदर भी 161 उपजातियां हैं। ठीक है ना, कितना, 161 उपजातियां हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस राज्य की सभी जनजातियों का सूची है। ये वाला कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, क्या बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस राज्य की जितनी भी जनजातियां उन सबका सूची दिया हुआ है। इस प्रकार जो हमारा कथन 1 और 2 जो है वो सही है, परंतु जो कथन 3 है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा कि कथन 1 और कथन 2 जो है सत्य है। ठीक है, उम्मीद है आपका इसका सही आंसर आया होगा। देखिए, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे अगर छत्तीसगढ़ में मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, ठीक है, जनगणना 2011 को अगर फोकस किया जाए तो हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुल जनजातियों की जो जनसंख्या है 78,22,902 है। लगभग 78,000 के आसपास की 78 लाख जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की है। इस 78 लाख के अंदर अगर हम पुरुषों की बात करें, पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो इनका लगभग 38 लाख के आसपास, 38.73 लाख। ठीक है, 38.73 लाख जो जनसंख्या है पुरुषों का है। वहीं जो महिलाएं हैं, ठीक है, जनजातियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, महिलाओं की जो जनसंख्या है इस टोटल 78,22,902 में है, वो है लगभग 39 लाख। इतनी जनसंख्या क्या है महिलाओं की, इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगर पूरे देश में, कुल देश के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, पूरे कुल देश की जनसंख्या का, कुल देश में जो जनसंख्या है, ठीक है,
कुल देश की जनसंख्या का 8.6% जो जनसंख्या है वो जनजाति है। ठीक है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जितनी भी आबादी है उसका 8.6% जो है जनजातियों की आबादी है। उसी तरह यदि छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर उसका 30.62% जो है वो जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, क्या इतना आपको याद रहेगा? साथ ही साथ अगर हम और बात करें तो जनजातियों की लिंगानुपात बहुत अधिक है। ठीक है, जनजातियों के अंदर जो सेक्स रेशियो है या जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा है, 10/120 1020 जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जनजातियों में लिंगानुपात है। अगर साक्षरता की बात करें हम, साक्षरता लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जनजातियों की जो साक्षरता है 59.09% है। इस 59.09 जो साक्षरता है इसमें अगर पुरुषों की बात करें हम, ठीक है, मेल की बात करें हम, पुरुषों की साक्षरता दर की हम बात करें तो ये है 69.67%, 69.67%। वहीं महिलाओं की जो साक्षरता है वो है 48.76%। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और वहीं जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो कुल 42 जनजातियां हैं उनमें जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी जनजाति होगी? आप सभी को पता होगा, गोंड जनजाति, जो कि लगभग 43 लाख के आसपास है, मतलब 42.98 लाख की जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की है। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? ये 6 जनजातियों का नाम दिया हुआ है, बताना है कि इसमें से कौन कौन सी जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के नहीं है। हमको उस चीज़ को पता करना है। ठीक है, पता करना है कि कौन कौन सा है। तो देखिए, सौता, थारू, गद्दी, परजा, मोपला और सोमपेन, इसमें से कौन कौन सा जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो सौता जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, थारू जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति के अंदर नहीं आता है। थारू जो है ये उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति क्या है? थारू। वहीं अगर हम गद्दी की बात करें तो गद्दी जनजाति भी छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं मिलता है, ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। परजा छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं जो मोपला, ये मोपला जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि ये केरल की जनजाति है। एक मोपला विद्रोह भी हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो केरल की ही था। ठीक है, तो मोपला विद्रोह कहाँ? केरला या फिर केरल की मोपला जनजाति है। वहीं जो सोमपेन जनजाति है ये अंडमान निकोबार आइलैंड की है। ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह का है। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि थारू, गद्दी, मोपला और सोमपेन ये 4 जनजातियां जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर कुछ और जनजातियों की हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि झारखंड की कुछ जनजातियों का नाम देखिए। ठीक है, झारखंड के अंदर 2 जनजाति का नाम याद रखिएगा, संथाल विद्रोह भी आपने पढ़ा होगा, ये भी एक ठो हो। ठीक है, संथाल और हो ये दोनों जनजातियां कहाँ की है? झारखंड की जनजाति है। वहीं तमिलनाडु की एक जनजाति है जिसका नाम याद रखिएगा, टोडा। जो नीलगिरी की पहाड़ी है उस पर ये टोडा जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति का नाम याद रखिएगा, मिशिमी कहाँ की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति जो है मिशिमी है। ठीक है, देखिए कुछ और चीज़ अगर हम जानना है तो ये जान सकते हैं। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर तो हमने जनजातियाँ देखा कि टोटल कितना था। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनजाति कौन से जिले में पाया जाता होगा? आपको क्या लगता है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातियों की जो जनसंख्या है वो जशपुर जिला के अंदर है। ठीक है, कहाँ है? जशपुर जिला के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है छत्तीसगढ़ के अंदर जनजातियों की। परंतु अगर आपसे पूछ दे कि जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? जनजातियों की भूमि, तो इसे बस्तर जिला को कहा जाता है। ठीक है, जनजातियों की भूमि कहाँ? बस्तर को कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा, याद ही रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसके माध्यम से जो ये हमको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में जनजातीय
अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये नवा रायपुर में या अटल नगर, ठीक है, नवा रायपुर या फिर इसी को कह लीजिए अटल नगर, ठीक है, में छत्तीसगढ़ की जनजातीय अनुसंधान केंद्र। ये देश का टोटल ये 15वां नंबर का है ये, ठीक है, देश का 15वां नंबर का ये अनुसंधान केंद्र है, जिसका स्थापना 2 दिसंबर 2004 को किया गया था। कब किया गया था? 2 दिसंबर 2004 ईस्वी को किया गया था। वहीं आपने एक सुना होगा कि नृजातीय म्यूजियम कहाँ होगा? ठीक है, नृजातीय म्यूजियम, ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो नृजातीय म्यूजियम कहाँ है? तो जगदलपुर में है, ठीक है, जगदलपुर में एक जगह है धर्मपुरा, ठीक है, याद नाम रहेगा, धर्मपुरा। कहाँ है ये? जगदलपुर में। जगदलपुर कहाँ था? बस्तर में, ठीक है। तो वहीं ये नृजातीय म्यूजियम का स्थापना किया गया था। कब? 1972 के अंदर इसका स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही फैक्ट पर्याप्त है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि असुमेलित विकल्प का पहचान करें कि इसमें से कौन कौन सा जो है असुमेलित है। तो लेफ्ट साइड में हमको दिया है जनजातियों का नाम दिया और राइट साइड में दिया है निवास क्षेत्र की। ये जनजातियां जो है कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं हमको ये बताना है, ठीक है। और इनमें से कौन सा जो है असुमेलित है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो दोरला, सुकमा और बीजापुर में, भुंजिया, गरियाबंद, पंडो, सरगुजा संभाग और बिरहोर, दंतेवाड़ा, इसमें से क्या जो है असुमेलित है, ठीक है। तो देखिए दोरला जनजाति जो है ये सुकमा और बीजापुर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सत्य है। दोरला जनजाति कहाँ पाई जाती है? सुकमा और बीजापुर के अंदर पाई जाती है। वहीं जो भुंजिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? गरियाबंद के अंदर पाई जाती है, तो ये वाला भी बिल्कुल सत्य है। पंडो जनजाति भी है ये सरगुजा संभाग के अंदर पाए जाते हैं। सूरजपुर जिला में सर्वाधिक पाए जाते हैं, परंतु ये सरगुजा संभाग दिया तो सरगुजा संभाग लेके चलना है। परंतु ये जो बिरहोर है ये दंतेवाड़ा में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बिरहोर दंतेवाड़ा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये दंतेवाड़ा नहीं होना चाहिए। ये बिरहोर जनजाति जो है ये रायगढ़ के साथ साथ जशपुर, कोरबा और बिलासपुर, इन 4 जिलों में इनका निवास पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ? रायगढ़, जशपुर, कोरबा और बिलासपुर, इन 4 जिलों के अंदर ये बिरहोर जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो रायगढ़ के अंदर अगर देखेंगे तो जो धर्मजयगढ़, लेलुंगा और ये तमनार विकासखंड है उसमें पाए जाते हैं। वहीं अगर जशपुर के अंदर चले जाएंगे तो बगीचा, ठीक है, कापाबेल, दुलदुला, पत्थलगांव, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं कोरबा के अंदर पाली, पौड़ी, उपरोड़ा, कोरबा विकासखंड के अंदर पाए जाते हैं और बिलासपुर में कोटा, मस्तूरी विकासखंड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जिले का नाम एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि रायगढ़, जशपुर, कोरबा और बिलासपुर क्षेत्र में बिरहोर जनजाति पाई जाती, ठीक है ना। वैसे ही अगर कुछ और जनजातियों का नाम देखेंगे तो जैसे एक आपने बैगा जनजाति, ठीक है, ये बैगा जनजाति जो मैकल श्रेणी है, ठीक है, गरियाबंद कवर्धा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो बैगा जनजाति है वो मैकल श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। मैकल श्रेणी का अगर देखेंगे तो कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, इन क्षेत्रों में जो है ये बैगा जनजाति पाई जाती है। वहीं अगर अबूझमाड़िया का नाम ने आपने सुना होगा, ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा। अबूझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर में। तो अबूझमाड़िया जनजाति भी है, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाएंगे, जैसे कि बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा, नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र, इन सभी जगह पर अबूझमाड़िया जनजाति पाई जाती है। वहीं कमार जनजाति, ये एग्जाम में पूछा गया कि कमार जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो कमार का याद रखिएगा गरियाबंद के बाद धमतरी, महासमुंद, इन 3 जिलों में कमार जनजाति की अवस्थिति दिखाई देती है। वहीं अगर पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है ये कोरबा, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर में पाए जाते हैं। सरगुजा, जशपुर और ये बलरामपुर, पहाड़ी कोरवा मतलब सरगुजा संभाग के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखा। वैसे ही छोटे छोटे और भी हैं, जैसे आपने सुना होगा भील जनजाति, ये भील जनजाति आपको कोरिया जिले में मात्र देखने को मिलेगा। वह इसी तरह एक भील के बाद एक कोया जनजाति, ठीक है, कोया जनजाति बीजापुर में देखने को मिलते हैं, बीजापुर। बियार जनजाति, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बियार जो है सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं, सरगुजा संभाग के अंदर इसकी अवस्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ही एक भील के तरह ही देखेंगे तो कोल, ठीक है, इस कोल जनजाति जो है कोरिया में, भील भी और कोल भी, कोरिया के साथ साथ ये बिलासपुर में भी इनके देखने को मिलता है, कोरिया और बिलासपुर। प्रधान जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे,
तो प्रधान जो है बिलासपुर और कबीरधाम में। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने वही सब जनजातियों को यहाँ पे इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इन सबसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमको देखने को मिलता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है। और कुछ नहीं, मैप में अगर इन सबको एक दो बार अगर प्रेजेंट कर देंगे, मैपिंग कर देंगे, तो आपको ये सारी चीज़ जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में विचार करें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में हमको बताना है। ये 3 कथन दिया है, तीनों कथन में कौन सा कथन जो है सही है, हमको इन कथनों को देखने के बाद उचित विकल्प का हमको ये चारों में से चयन करना है कि कौन सा सही है। छत्तीसगढ़ में कुल 7 पिछड़ी जनजाति है। दूसरा, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जो है बैगा जनजाति की है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 पिछड़ी जनजातियां हैं। इसमें से कौन कौन सा सही है? तो पहला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 7 पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, अभी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे भी देखते हैं कि 7 पिछड़ी जनजातियां बिल्कुल सही है। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या बैगा जनजाति का है, नहीं, ये वाला जो है ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है बैगा जनजाति का ही है, बिल्कुल सही है, भी ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या बैगा जनजाति का ही छत्तीसगढ़ में है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई है। ठीक है, 2 विशेष यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई, तो ये भी ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा जो कथन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सत्य है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि जब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो इस समय विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के लिए कुछ मापदंड तैयार किया गया। ठीक है, कि किसको हम विशेष पिछड़ी जनजाति कहेंगे। देखिए, मतलब कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जो कि बाकी अन्य जनजातियों से बहुत ही पिछड़े होते हैं, जो कि समाज की मुख्य धारा से कोसों की दूरी पर होते हैं, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते होते हैं। इसलिए जो ऐसी जनजातियां होती हैं जो क्या बोलते हैं, जो आदिम पद्धति के माध्यम से अपना आर्थिक अर्थव्यवस्था को चला रहे होते हैं, जैसे कि वो अभी भी शिकार पर या फिर वनोपज के संग्रहण पर वो टिके हुए होते हैं, इसलिए ऐसी जनजातियों को हम विशेष पिछड़ी जनजातियों की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर और देखेंगे तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके तरह से अगर देखा जाए, इसके अनुसार तो जिसकी न्यूनतम साक्षरता हो, इनके मापदंड को अगर मैं लिख देता हूँ, साक्षरता कितनी हो, न्यूनतम साक्षरता हो, साक्षरता दर जो हो अगर 2% से कम हो। ठीक है, और क्या कि इनकी जनसंख्या जो है धीरे धीरे कम हो रहा हो। ठीक है, जनसंख्या क्या हो, कम हो रहा है, या फिर स्थिर हो गई हो, रुक गई हो, वृद्धि नहीं हो रहा। इनको हम क्या कर सकते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंदर रख सकते हैं। और अपने अभी भी जीवन की जो जीने की पद्धति है वो आदिम पद्धति जी रहे हैं, शिकार कर डिपेंड करते हैं, शिकार पर वो लोग, या फिर वनोपज का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ जो होते हैं वो पंचवर्षीय योजना में डिसाइड किया गया था विशेष पिछड़ी जनजाति के मापदंड के तौर पर, कि जो इन सभी को फॉलो करेगा, जो ये सब कैटेगरी के अंदर आएंगे, उनको हम विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो केंद्र सरकार है, ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि कुल कितनी पिछड़ी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंदर रखा गया है, केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को। ठीक है, वहीं जो हमारा राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, वो 2 जनजातियों को, ठीक है, 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की दर्जा दिया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे तो विशेष पिछड़ी जनजाति कितने हो गए, 5 और 2 7, टोटल 7 जो जनजातियां हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर में रखा गया है। ठीक है, तो मैं अभी 5 का अगर नाम बताता हूँ, याद रखिएगा, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। कैसे? ऐसे, अब्बू बीर को बैग मार। ठीक है, क्या है, अब्बू बीर को बैग मार। तो ये 5 अलग अलग जनजातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब्बू बीर को बैग मार। ठीक है, तो अब्बू से आप याद रख लीजिएगा अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया। ठीक है, बीर से याद रखिएगा क्या, बिरहोर, बिरहोर। को से याद रखिएगा कोरवा या फिर पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। और बैग से तो समझ में आ गया होगा बैगा, और मार से याद रखिएगा कमार। इस प्रकार ये जो 5 जनजातियां हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर में आते हैं। वहीं जो राज्य सरकार द्वारा घोषित जो 2 जनजातियां हैं, वो पहला है एक
भुंजिया, ठीक है, और जो दूसरा है वो है पंडो, ठीक है। भुंजिया और पंडो, इनको राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर क्या होगा, ए, इसका मतलब पहला जो ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इतना जो फैक्ट होगा वो आपको अच्छे से तैयार होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। इन सारे फैक्ट को आप चाहे तो नोट डाउन भी करते चले, और मैं तो यही कहूँगा कि तुरंत फटाफट इसको याद कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है दोस्तों। ये जो 5 अभी तक जो मतलब 10 क्वेश्चन जो लाया हूँ सब डिफरेंट है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम का उठा के रख दिया हूँ, ये पीछे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे चीज़ों के आधार पर ही मैं ये 10 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को आप इसका आंसर देने में अगर सक्षम है तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसका आंसर दे पाते हैं मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम अच्छे से है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे पास ये 4 जनजातियों का नाम दिया है, इनके जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम के अंदर हमको इसको अरेंज करना है कि क्या इसमें सत्य होगा। कमार, बिरहोर, भुंजिया और बैगा। तो बैगा तो मैं पहले ही बता दिया था कि बैगा जो है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाले जनजाति कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बाकी इन चीज़ों को अरेंज करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 7 जनजातियां, उन सबको 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां, उनको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं और देखते हैं कि उनका क्या ऑर्डर है, उसके बाद हम यहाँ से बना लेंगे। तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो बैगा का है, ठीक है। बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। बैगा के बाद आता है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तीसरा इसके बाद आता है पंडो, ठीक है। पंडो के बाद कमार के बाद अबूझ माड़िया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 और जनजाति रह गया है। इसके बाद आ जाएगा भुंजिया, और जो सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है बिरहोर, ठीक है, बिरहोर। तो ये 7 जनजातियां जो है ये उनका ऑर्डर है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाली बैगा और सबसे कम बिरहोर। डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो बैगा, और सबसे कम कौन सी है, बिरहोर। जो बैगा है वो लगभग 89,000 के आसपास है, 89,744 ये बैगाओं की जनसंख्या है। वहीं अगर सबसे कम बिरहोर का देखेंगे तो 3,490, मात्र इतनी ही जनसंख्या जो है बिरहोर जनजाति की रह गई है। उसमें से हमको पता है कि ये पंडो और ये जो भुंजिया, ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों राज्य सरकार द्वारा घोषित है विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है ना। अभी पीछे स्लाइड में मैं बताया था कि जो भुंजिया और जो पंडो है ये राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति के अंदर आते हैं। अब हम इस ऑर्डर को अगर याद किए हैं तो हमको ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इस पंडो और ये भुंजिया को छोड़ दिया जाए तो मैं पीछे जो ट्रिक बनाया था अब्बू बीर को बैग मार, वहाँ से आप बना सकते हैं। इस बार क्या लिख सकते हैं कि बैग को मार अब्बू बीर, ठीक है ना, बैग को मार अब्बू बीर, ऐसे याद कर लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा काम, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें बैगा में, तो चौथा नंबर पे आएगा बैगा, तो ये और ये दोनों तो खत्म हो गया, इन दोनों में अब एक पहचाना है, ठीक है। तो बैगा के बाद कोरवा तो यहाँ पे है नहीं। इसके बाद पंडो भी यहाँ पे नहीं। इसके बाद है कमार कहाँ है भाई, ये पहला, तो 4 के बाद 1 है, ये तो 3 आ जाएगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले बैगा, ये पहला नंबर पे आएगा। बैगा के बाद ये दूसरा नंबर पे कमार आ जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये तो बिरहोर चौथे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला भुंजिया जो हमारा सबसे, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ऐसा इस सीक्वेंस में हम अरेंज, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ बैगा के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, कमार के बाद फिर भुंजिया और अंत में हो जाएगा बिरहोर। इन चारों के अकॉर्डिंग अगर हमको अरेंज करना पड़ेगा तो पहला बैगा, दूसरा हो गया कमार, तीसरा हो गया ये वाला भुंजिया और ये चौथा नंबर पे बिरहोर। तो इस तरह से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकासात्मक अभिकरणों और मुख्यालय असुमेलित है, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हमको पता है कि केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में घोषित किया,
वहीं राज्य सरकार भी क्या किया कि 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया। केवल घोषित करने से ही मतलब थोड़ी है, उनकी विकास करने के लिए भी तो देखना होगा, उनके लिए विकासात्मक कार्य भी तो करना पड़ेगा। इसलिए उनकी जिस क्षेत्र में जो किसी विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति का कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पे वो निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र में एक मुख्यालय बना दिया जाता है ताकि उन जनजातियों के विकास कार्य को देख रेख किया जा सके। तो इसी तरह इन जनजातियों का उनका मुख्यालय मतलब जो अभिकरण बनाया गया है उनका मुख्यालय सुमेलित है कि नहीं, हमको वो देखना है। ठीक है, तो बाएं साइड में जनजाति विकास अभिकरण का नाम दिया है कि कौन सी जनजाति है, और दाएं साइड में उसका मुख्यालय दिया और बताना है कि कौन सा असुमेलित है, ये चारों में से हमको वो बताना है। ठीक है, तो बैगा विकास अभिकरण कवर्धा के अंदर है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला वाला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, कवर्धा के अंदर। वैसे भी मैं बताया था कि बैगा जो है ये मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवासरत हैं, और जो कवर्धा है वो मैकल श्रेणी के अंदर ही आता है, तो इनके लिए विकास का अभिकरण कहाँ बनाया जाएगा, कवर्धा क्षेत्र के अंदर ही बनाया जाएगा। तो ये वाला सत्य है। उसी तरह जो अबूझ माड़िया विकास अभिकरण, अब आप सोचिए कि अबूझ माड़िया विकास अभिकरण क्या जसपुर में बनाया जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जसपुर में तो अबूझ माड़ निवास ही नहीं करेगा, ये तो बस्तर साइड पाए जाते हैं और वो नारायणपुर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये वाला सुमेलित नहीं है, तो हमारा बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस जसपुर की जगह क्या होना चाहिए, नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर। तो जो अबूझ माड़िया विकास अभिकरण है वो कहाँ है भाई, नारायणपुर के अंदर है। उसी तरह कमार विकास अभिकरण ये गरियाबंद में है, ये कमार जनजाति गरियाबंद हो गया, धमतरी हो गया, उस क्षेत्र में अधिक निवास करते हैं, तो ये उनका अभिकरण भी कहाँ बनाया गया है, उसका मुख्यालय भी गरियाबंद को ही बनाया गया है। इसके बाद पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण केंद्र, ये अंबिकापुर में बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ी कोरवा कहाँ, सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए अंबिकापुर में उसका बनाया गया है। ठीक है ना, इतना चीज़ समझ में आया। तो देखिए हमारे पास, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर विशेष पिछड़ी जनजातियों को मतलब उनके विकास कार्य के लिए टोटल 3 प्राधिकरण, देखिएगा इसको याद रखिएगा, 3 प्राधिकरण बनाया गया है और 6 अभिकरण बनाया गया है, विकास अभिकरण, ये विकास प्राधिकरण और विकास अभिकरण, और साथ ही साथ 9 प्रकोष्ठ बनाया गया है, 9 प्रकोष्ठ का स्थापना किया गया है। क्या क्या, 3 प्राधिकरण, 6 अभिकरण और 9 प्रकोष्ठ का स्थापना किया गया है। तो अभी मैं यहाँ पे अभिकरण वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये 4 अभिकरणों के बारे में तो हमने देख लिया, तो इसके लिए 2 और अभिकरण कौन कौन है वो याद रखिएगा। तो पहला जो एक 5 ये 4 हो गया है, 5वां जो विकास अभिकरण है, अभिकरण की मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, 4 हो गया है। 5वां जो है वो है पहाड़ी कोरवा और बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और साथ ही साथ बिरहोर, इन दोनों के विकास के लिए एक विकास अभिकरण खोला गया है, पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर, ये दोनों है। इसका जो किया गया है ये जशपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो जशपुर लिखा था ना, ये जशपुर के अंदर पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास अभिकरण केंद्र की स्थापना किया गया है, जशपुर उसका मुख्यालय है। इसी तरह जो 6वां है वो है बैगा प्लस बिरहोर, बैगा और बिरहोर विकास अभिकरण, ये बनाया गया है बिलासपुर के अंदर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। तो इस प्रकार 4 और ये 2 6 हमारे पास विकास अभिकरण हो गया। इस तरह मैंने बताया कि 3 देखिए ये जितने भी विकास अभिकरण हैं, ठीक है, इन सब का स्थापना जो है ठीक है, इन सभी का स्थापना इन मुख्यालयों पे किया गया, तो ये मुख्यालय को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या बताया कि 3 प्राधिकरण बनाया गया है, 3 प्राधिकरण बनाया गया, ये संभाग वाइज बनाया गया। जैसे बस्तर क्षेत्र में एक बनाया गया है प्राधिकरण, ठीक है, बस्तर संभाग में जितने जिले आते हैं उन जिलों में निवास करने वाले जनजातियों के लिए बस्तर क्षेत्र में एक प्राधिकरण बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बस्तर क्षेत्र में, जिसका जो मुख्यालय है वो जगदलपुर में है। ठीक है, उसी तरह एक सरगुजा क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजातियों के विकास के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, जो कि कहाँ है, सरगुजा क्षेत्र में, जो कि सरगुजा संभाग में पाए जाने वाले सभी को ये लोग हैंडल करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर में है, अंबिकापुर में। और जो तीसरा बनाया गया है मध्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, मतलब जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप पूरा देखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये हो गया सरगुजा वाला संभाग का ये पूरा पार्ट। नीचे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग की जो मध्य वाला क्षेत्र है, इन मध्य वाले क्षेत्र के लिए मध्य क्षेत्र में एक प्राधिकरण का निर्माण किया गया है, जिसका जो मुख्यालय है वो रायपुर के अंदर है। ठीक है ना, याद आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए तो ये जितनी भी स्थापना किया गया है, ये जो मध्य वाला क्षेत्र है ये बिलासपुर संभाग, साथ साथ दुर्ग संभाग
के साथ साथ रायपुर संभाग, इन तीनों संभाग के अंदर पाए जाने वाले सभी जिलों के अंदर जो जनजातियां पाई जाती हैं उन सभी के विकासात्मक कार्य को ये मध्य क्षेत्र वाला प्राधिकरण जो है देखता है। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ये 6 अभिकरण बनाए गए थे, ये 3 प्राधिकरण और 9 प्रकोष्ठ। ये 6 अभिकरण जो है केंद्र सरकार द्वारा ये बनाए गए थे, जो ये 4 ये और ये 2, ये 6 अभिकरण केंद्र सरकार द्वारा। परंतु राज्य सरकार भी 2 अभिकरण बनाया था, अभिकरणों का निर्माण किया है। किसके किसके लिए करेगा? क्योंकि 2 जनजातियां जो राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया था, कौन कौन सा? एक भुंजिया और दूसरा पंडो। देखिए पंडो को पंडोप भी कहा जाता है कई बार से, ठीक है। तो भुंजिया विकास अभिकरण केंद्र की स्थापना का किस जिला में होगा भाई? ये भुंजिया वाला जो है ये गरियाबंद के अंदर, याद रखिएगा। गरियाबंद जिला ही एकमात्र है जहाँ पे भुंजिया जनजाति निवास करते हैं। उसी तरह जो पंडो है ये, इनका विकास केंद्र जो है अभिकरण जो सूरजपुर के अंदर खोला गया है। और ये दोनों की स्थापना लगभग 2002 से 2003 के आसपास किया गया था, ठीक है। और जो ये 3 अभिकरण का निर्माण किया गया है, इनकी स्थापना 27 फरवरी 2019 को किया गया है, ठीक है ना। कब? 27 फरवरी 2019 को इन तीनों प्राधिकरणों की स्थापना किया गया है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि असुमेलित विकल्प का पहचान करें, ठीक है। बाएं साइड में हमको दिया है जनजाति और दाहिने साइड में उससे संबंधित उपजातियों के बारे में दिया गया है। तो कौन कौन सी जनजाति? हमको पता है कि कुल छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां हैं? 42 ये जनजातियां हैं, ठीक है। और इन 42 जनजातियों का 161 उपजातियां हैं, ठीक है। तो ये 61 उपजातियों को इनके साथ मैच करना। देखिए जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो गोंड जनजाति है ना, उसका सबसे अधिक उपजातियां पाई जाती हैं, ये चीज़ याद रखिए। गोंड जनजाति की उपजातियां सबसे अधिक उपजातियां। अब इसको मैच करना है कि कौन सा सुमेलित है और बताना है कि इसमें चारों में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। गदबा, ठीक है, गदबा, तो ये बिल्कुल सही है। गदबा की उपजातियों के अंदर बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू आते हैं, ये गदबा के ही उपजातियां हैं। उसी तरह जो बैगा हैं, बैगा की उपजातियों के अंदर बिंझवार, भारौतिया, नरौतिया, नाहर और ये भैना। ये 4 चीज़ को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। भारौतिया, नरौतिया, नाहर और भैना, ये चारों जो है बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। वहीं जो उरांव है, उरांव जनजातियों के अंदर चौखुटिया और चिंदा भुंजिया नहीं होते, ये वाला हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये चौखुटिया और चिंदा भुंजिया होते हैं, ये दोनों भुंजिया जनजाति के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो चौखुटिया और जो चिंदा भुंजिया है ये भुंजिया जनजाति के उपजातियां हैं ये दोनों, ठीक है। और जो हलबा की जनजातियां जो है, इनकी उपजातियां छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया, ये तीनों होते हैं। तो ये वाला भी हमारा सही है। तो जो असुमेलित है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उरांव। उरांव से संबंधित नहीं है। यदि उरांव की उपजातियों की अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि उरांव की उपजातियाँ कौन कौन सी है। उरांव की उपजातियाँ, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कुड़ास, एक होता है किसान। कुड़ास और किसान जो है किसकी? उरांव जनजाति की उपजातियाँ। इसी में और आते हैं, लिख लो, धांगड़, धांगड़ के बाद धनका और कुड़ुक, ये सभी जो हैं उराव जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। और चौखुटियां और चिंदा भुंजिया जनजाति की उपजातियां हैं। मैंने क्या बताया कि गोंड जनजाति की सबसे ज़्यादा उपजातियां पाई जाती हैं। गोंड जनजाति के भी हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोंड जनजाति की क्या क्या सी उपजातियां, वो देखिएगा। जैसे मुड़िया, ठीक है, मुड़िया के बाद देखेंगे तो माड़िया, ये सब गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया हो गया, दोरला, प्रधान, ओझा, कोया, ये सब जो जनजातियां हैं ये सब गोंड जनजाति की उपजाति। एक और सुना होगा आपने, अगरिया, ठीक है, अगरिया। एक और लिखना होगा धुरुआ, ठीक है, इत्यादि। इन सभी जो उपजातियां हैं ये सब गोंड की उपजातियां होती हैं, ठीक है। कंवर जनजाति का भी देख लीजिए, उप जनजाति, ठीक है। इन सभी के बारे में एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इन जातियों की उपजातियों की मैं बात कर रहा हूँ। कंवर की जो उपजातियां होती हैं, एक होता है तवर, पैकरा, राठिया के बाद एक होता है छतरी, एक होता है चरेवा। ये सब जो जनजाति है क्या है? ये सब जनजातियां जो कंवर जनजाति की उपजातियां हैं। इस तरह एक और सुन लीजिएगा, बियार,
ये जो बिहार जनजाति है ये सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं, मात्र सरगुजा क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इनकी एक जनजाति है उपजाति जो है बहरिया और एक है दक्षिणाहा। ठीक है, तो ये सब इन सभी जनजातियों की उपजातियाँ थी। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक साइड हमको सुमेलित की पहचान करना है कि हमारे पास ये जो 6 कथन दिए गए हैं, ठीक है, हमारे पास ये 6 कथन दिया गया, इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है, हमको सुमेलित की पहचान करना है। इसके बाद ये 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर पहले दे रहे होंगे, इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन को देख रहे होंगे। तो लेफ्ट साइड में हमको जनजाति दी हुई है और राइट साइड में उसके पंचायत का प्रमुख दिया है कि इन जनजातियों के जो पंचायत होती है, ठीक है ना, उन पंचायत के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है, हमको वो बताना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कमार का टोलादार, बैगा का पटेल, बिरहोर का माझी, परजा का मडूली, उरांव का महतो और भुंजिया का धनिया। क्या ये सभी सही है? क्या सभी सही अगर होगा तो सभी सत्य है आंसर होगा, परंतु अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो जो कमार होता है, कमार के जो पंचायत प्रमुख होते हैं उसका टोलादार नहीं होता है, तो ये वाला जो हमारा गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्या होता है। बैगा के जो पंचायत प्रमुख होते हैं वो पटेल होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बिरहोर का माझी नहीं होता, ये भी गलत है। परजा का जो पंचायत प्रमुख होता है वो मडूली होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब एग्जाम में पूछा गया ना, परजा। इसके बाद उरांव का महतो होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद भुंजिया का धनिया नहीं होता, ये गलत है। मतलब हमारा 2, 4 और 5 ये जो है सुमेलित है, बाकी जो 3 है वो गलत है। इस कारण हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 2 और 4 और 5 हमारा सुमेलित है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसका बताता हूँ कि बाकी लोगों का क्या कहते हैं। जैसे कमार है, ठीक है, तो कमार की जो पंचायत प्रमुख होते हैं उसको हम कुरहा कहते हैं, कुरहा। उसी तरह जो टोलादार है, ये टोलादार कमार का नहीं होता, ये टोलादार कोरवा जनजाति का होता है। ठीक है, कोरवा जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको टोलादार कहते हैं। बैगा का तो पटेल है। बिरहोर का माझी नहीं होता, बिरहोर का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको मालिक कहा जाता है, मालिक। ठीक है, और जो माझी है ये माझी जनजाति का या फिर अबूझ माड़िया जनजाति, इन दोनों जनजातियों के जो प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख, उसको माझी कहा जाता है। ठीक है, परजा का मडूली, ये बिल्कुल सही, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, परजा का मडूली, और ये कमार का कुरा, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। उरांव का महतो होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भुंजिया का धनिया नहीं होता, भुंजिया का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको पुजेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजेरी, या कई कई जगह पर पाती भी कहा जाता है। पुजेरी और पाती, यहाँ पे लिखता हूँ, पुजेरी और पाती, ये किसके हैं भाई? ये भुंजिया जनजाति के पंचायत प्रमुख हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये धनिया किसका होता है भाई? तो ये धनिया जो होता है धनवार जनजाति का, धनवार जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको धनिया कहा जाता है। वैसे ही अगर कुछ और देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोंड या फिर गोंड या कंडरा, इन जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको राजा कहा जाता है या भोई भी कहा जाता है, राजा या फिर भोई। खड़िया जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है, खड़िया जनजाति का, उसको प्रधान कहा जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति का पंचायत प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान। वैसे ही बिहार, नगेसिया, पंडो, कोरवा, ठीक है, इन सभी जनजातियों का जो पंचायत प्रमुख होता है उसे मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। ठीक है, और मुंडा जनजाति, एक और लिखता हूँ यहाँ पे, मुंडा जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं परहा राजा। ये मुंडा जनजाति का पंचायत प्रमुख कहलाता है। जो खैरवार जनजाति होता है, जो कत्था बनाने का कार्य करता है, कत्था बनाने का कार्य कौन करता है? खैरवार जनजाति। इसका जो प्रमुख होता है उसको पंचायत प्रमुख को कहते हैं महतो मांझी। ठीक है, क्या कहा जाता है? महतो मांझी कहा जाता है। बिंझवार और मंझवार और हाँ, एक और जनजाति का याद नाम रखिए, बिंझवार या फिर मझवार या फिर अगरिया। ठीक है, इन तीनों जनजातियों का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको गौटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौटिया।
उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछ देता है कई बार से घुमा फिरा के, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, 2 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बताना कि कौन कौन सा जो असुमेलित है। जब भी एग्जाम में जाएं तो जो कथन है, क्वेश्चन होता है, उसका लास्ट पार्ट जरूर देखें। कई बार असुमेलित रहता है, सुमेलित रहता है, सही है, सही नहीं है, उस केस में हमारा फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत आंसर लगा देते हैं, तो उसको जरूर देखना है। तो असुमेलित बोला है, तो असुमेलित देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा है। हमको बाएं साइड में जनजातियों का नाम दिया गया है और दाहिने साइड में उनके द्वारा किया गया जो पारंपरिक कार्य होता है उस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन सा वो पारंपरिक कार्य करते हैं, हमको वो बताना है। ठीक है, असुमेलित का हमको पता करना है। तो देखिए, पहले वीडियो को पॉज करें और खुद देखें कि इसमें से कौन कौन सा जो है आप सही है, और इसके बाद हमारा ये 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हमको देना है। कंडरा, क्या कंडरा बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं? क्या ये सही है? हमको ये बताना है। ठीक है, हमको सुमेलित नहीं असुमेलित पता करना है भाई, याद रखना है। ठीक है ना, सुमेलित नहीं असुमेलित हमको पता करना है। तो देखिए, ये कंडरा जो है बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कंडरा जनजाति होती है वो बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, ये वाला सही है। इसके बाद हलवा, हलवा सैन्य कार्य करते हैं? नहीं, तो ये हमारा असुमेलित नहीं है। दूसरा जो है असुमेलित नहीं है। ठीक है, हम बाद में बताते हैं कि क्या कार्य। तो हलवा जो है क्या कार्य करते हैं भाई, हलवा, ठीक है, अब लास्ट में बताते हैं। ठीक है, हलवा सैन्य कार्य नहीं करते। संवरा, संवरा जनजाति जो है वो सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, ये वाला भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, संवरा जनजाति क्या करता है, सांप पकड़ने का कार्य करता है। कोरकू सेवा कार्य करता है क्या? नहीं। ठीक है, ये वाला भी गलत है, मतलब ये। ठीक है, खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति कत्था का निकालने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मैं पहले भी इसके पीछे बताया कि खैरवार जनजाति जो है वो कत्था निकालने का कार्य करती है। शिकारी काले पक्षी का शिकार करते हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ओझा गोदना गोदने का कार्य करते हैं ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पहला, तीसरा, पांचवां और सातवां, ये चारों जो है हमारा बिल्कुल सही है, मतलब सुमेलित है। परंतु हमको क्वेश्चन में सुमेलित नहीं असुमेलित बताना है, लेकिन जो इसको ध्यान से नहीं पढ़ता वो क्या करते हैं, इसको टिक मार देते हैं, परंतु हमारा आंसर हो जाता है गलत। हमको खोजना क्या है, असुमेलित। तो हमारा आंसर होगा क्या, 2 4 और 6, 2 4 6 जो है असुमेलित है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं कि सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये कंडरा बांस का बर्तन बनाने का कार्य करता है, संवरा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, खैरवार कत्था निकालने का कार्य, और शिकारी ये तो गलत है। ओझा जो होते हैं वो गोदना गोदने का कार्य करते हैं। जो ओझा जो है एक पंडों का ही एक उपजाति होता है। ठीक है, अब हलवा, हलवा क्या कार्य करते हैं भाई, तो हलवा ये हल चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हल चलाने के साथ साथ लिख सकते हैं कि ये कृषि कार्य करते हैं। हलवा हल चलाएगा और कृषि कार्य करेगा। अच्छा, ये सैन्य का कार्य कौन करेगा? ठीक है, ये सैन्य वाला कार्य कौन करेगा, आपको ये बताना है। तो सैन्य का जो कार्य करता है वो कंवर जनजाति करता है। ठीक है, सैन्य का कार्य कौन करता है, कंवर जनजाति करता है। कोरकू जनजाति, कोरकू सेवा कार्य नहीं करता। कोरकू का क्या काम होता है, ये भूमि खोदने का कार्य करते हैं, लैंड एक्सकवेशन का कार्य होता है इसका। ठीक है, भूमि का खुदाई करने का कार्य किसका होता है, भूमि खोदना कोरकू जनजाति का कार्य होता है। जो सेवा कार्य होता है ये भतरा जनजाति का कार्य होता है। ठीक है, भतरा जनजाति का कार्य क्या होता है, सेवा कार्य। इस तरह जो शिकारी जनजाति होते हैं वो काले पक्षी का शिकार करना नहीं, यहाँ पे शिकार है तो शिकारी कई लोग मार देंगे, परंतु ये गलत है। ठीक है, ये काले पक्षी का जो शिकार करने वाले जनजाति होते हैं वो पारधी जनजाति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पारधी जनजाति, वो काले पक्षी का शिकार करते हैं। लेकिन जो शिकारी होते हैं, शिकारी जनजाति जो होते हैं, ये छिंद के पत्ते से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे स्पेस कम है। शिकारी जो जनजाति होते हैं वो छिंद पत्ता, छिंद का जो पत्ता होता है उससे चटाई बनाते हैं, टोकरी, झाड़ू, ये सारा चीज़ बनाने का कार्य करते हैं। कौन, शिकारी जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इन सब का एक्सप्लेनेशन देख लिया और हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 4 6 है। अब कुछ और जनजातियों के बारे में अगर देखना है तो देख सकते हैं, जैसे अबूझमाड़िया जनजाति, अबूझमाड़िया, अबूझमाड़िया जो जनजाति है ये काष्ठ शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है, लकड़ी से शिल्प का निर्माण कार्य करते हैं। इस तरह जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति भी काष्ठ शिल्प और लौह शिल्प का कार्य करते हैं, काष्ठ और लौह शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको याद रखना चाहिए।
ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से आपको नोट डाउन करना है और समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जनजाति बांस शिल्प का कार्य करते हैं? ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं जो बांस से शिल्प का निर्माण करते हैं? कमार, कंडरा, बिरहोर, बैगा, पारधी और धनवार, इन 6 में से कौन कौन जो है केवल बांस शिल्प, बांस और उससे निर्मित वस्तुओं का या शिल्प का ही निर्माण करते हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है, इससे और भी जनजातियां हो सकती हैं, परंतु इनमें से कौन कौन से हमको वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका कमार जनजाति, ठीक है, कमार जनजाति भी बांस शिल्प से का कार्य करती है। कंडरा जनजाति भी बांस शिल्प का कार्य करता है। बिरहोर जनजाति भी बांस शिल्प का कार्य करता है। और ये धनवार जनजाति, ये चारों जनजातियों को आपको नाम याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी जनजाति, कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार, ये चारों जनजातियां जो है वो बांस शिल्प का कार्य करते हैं। जैसे जो कमार है, ठीक है, कमार किसका, बांस शिल्प का कार्य करता है और बांस का एक टोकरी निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, बांस का टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। जो कंडरा होते हैं वो बांस का बर्तन निर्माण करते हैं। ठीक है, बांस का बर्तन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बिरहोर जो है भी बांस शिल्प का निर्माण करते हैं, बर्तन बनाते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, सब सेम ही है, बांस शिल्प के नाम पे आप समझ सकते हैं। बांस शिल्प का निर्माण करते हैं, बर्तन निर्माण कर लेते हैं, रस्सी का निर्माण करते हैं, ये सब जो बिरहोर का काम करते हैं, कार्य है। ठीक है, और एक बच गया ये धनवार। ठीक है, तो धनवार जनजाति जो है ये बांस शिल्प का कार्य करते हैं। ये सब तो ये तो मैं शुरू में ही बता दिया कि ये चारों जो जनजातियां हैं वो बांस शिल्प का कार्य करती हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए होगा। ठीक है, इतना चीज़ याद रहेगा। जैसे और भी जनजातियाँ कमार के साथ जैसे हो गया दोरला जनजाति भी हो गई, ये भी थोड़ा बहुत बांस का कार्य करते हैं, परंतु ये जो है मेनली कार्य करते हैं, आपको इतना चीज़ याद होना चाहिए। जैसे अब कुछ और की हम बात कर लेते हैं, जैसे बैगा जनजाति। ये बैगा जनजाति जो है उपचार का कार्य करते हैं। ठीक है, उपचार का कार्य कैसे, तंत्र मंत्र के प्रयोग करके, ठीक है, या फिर जड़ी बूटी का प्रयोग करके, इन सब का प्रयोग करके उपचार करने का कार्य किसका होता है, बैगा जनजाति का होता है। ठीक है, इस तरह जो पारधी जनजाति होते हैं, मैं पहले बताया क्या कि पारधी जनजाति का क्या कार्य होता है, तो पारधी जनजाति काले पक्षी का शिकार करते हैं, काले पक्षी का शिकार करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वैसे जो कोल जनजाति होती है, कोल, ठीक है, कोल इंग्लिश वर्ड में कोयला ही मतलब होता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करती है। ठीक है, कोल जनजाति का क्या कार्य होता है, कोयला खोदने का कार्य होता है। इस तरह खड़िया जनजाति, खड़िया जो है क्या करेगा, ये पालकी ढोने का कार्य करता है, पालकी ढोने का कार्य। खड़िया को खटिया समझ लीजिए और खटिया पालकी की तरह ही तो होता है, तो खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करता है। और एक होगा धुरवा जनजाति। ठीक है, धुरवा जनजाति क्या करते हैं, ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये कृषि कार्य करते हैं, इनकी निर्भरता होती है। और ये क्या करते हैं, गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, गन्ना निर्मित वस्तुओं का विक्रय करने का इनका काम होता है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको समझ में। और एक तो भतरा जनजाति सेवा कार्य, शायद मैं इसको पहले बता दिया था कि भतरा जनजाति जो है सेवा का कार्य करता है। इस प्रकार ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखा। आप कमेंट में बताएं कि किसका कितना सही हुआ। अगर आपका 10 में से 8 भी सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है, आप इस चैप्टर के लिए तैयार हैं। तो मैं इसका जो वीडियो का ये तो क्योंकि अभी छोटा सा ही पार्ट हो पाया, ये पार्ट 2 जो है मैं लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निकाल के लाऊंगा। आप कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसको कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, तो आपके जो आने वाले भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जनजाति पूछा जाएगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी भी एग्ज़ाम के लिए जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उम्मीद है आपका CGPSC का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। आप अच्छे से लगे रहें क्योंकि हमारे पास समय जो है बहुत ही कम बच गया, बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास। आप जितना अब कोशिश करें कि नया ना पढ़ें, क्वेश्चन पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, और जितना ज़्यादा हो सके आपको अब रिवाइज़ करना चाहिए, नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन कार्य करना है। करेंट अफेयर भी आप साथ साथ करते चले, ठीक है ना।
इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।